अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुल्क की मईशत इस वक्त जिस दोराहे पे है, बड़ी वरीसम एक पिक्चर पेश की जा रही है कि हो सकता है, खदशा है कि इस माली साल तक 20 अरब डॉलर हमारा करंट अकाउंट खसारा पहुंच जाए, जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है। और आपको याद होना चाहिए कि सन 2018 में जब पीटीआई हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो एक बयानिया था खान साहब का कि हमें विरसे में 19 अरब डॉलर रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट मिला है। आज 3.5-4 साल बाद अगर हम उसी मुकाम पर जाके खड़े हैं तो फिर हमने इस बीच में क्या, और वो अगर कुछ बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है तो वो कम से कम हमारे सामने आना चाहिए। इसी सवाल को लेके पहुंचे इस वक्त हम जनाब अशफाक तोला साहब के पास, जो कि माहिर टैक्स उमूर हैं और आईकैप के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया तोला साहब। अपने मोनोलॉग में मैंने सवाल कह दिया कि तकरीबन 20 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट क्या वाकई देखा जा रहा है? डॉक्टर हफीज़ पाशा जो है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बात की कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। इमरान भाई, मैंने अगस्त में एक एनालिसिस दिया था मीडिया पे। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको लिंक भी शेयर कर देता हूं। अगस्त 2021। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो हालात हैं जो नज़र आ रहे थे उस वक्त काफ़ी ठीक ठाक गंभीर नज़र आ रहे थे, और मैंने ये कहा था कि ये 16 अरब डॉलर पे जाएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड आई वाज चैलेंज बाय नाउ जो अब हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के स्पोक्समैन है मुजम्मिल साहब ने, उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक ने भी गलत फिगर दी है, 9 अरब डॉलर होगा, मगर उनके हिसाब से वो 6 अरब डॉलर था। अच्छा, तो फिर बाद में वो आपको पता है थोड़ा सा यू टर्न हो जाता है। यू टर्न में उन्होंने कहा कि जी हमें तो नहीं पता था कि ऑयल इतना बढ़ जाएगा। तो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट को देखना ये पड़ता है कि आगे हालात क्या आ रहे हैं। तो मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर नज़र तो एक होती है, इकोनॉमिक कोई साइंस तो है नहीं, एक आर्ट है, और हम थोड़े बहुत आर्टिस्ट हम भी बन जाते हैं इसमें। नहीं, आपके हाउस की बाकायदा रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, तो एक वहाँ पे है सिलसिला? जी, हमारी पूरी एक टीम है, और ये वो हाउस है या हमारी कहते हैं एंटिटी है जिसने 2020 में गवर्नमेंट के फिगर से 40 दिन पहले हमने कह दिया था कि -0.38 आपकी जीडीपी ग्रोथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने डॉक्टर पी शेख साहब को कहा भी, जिस दिन 18 मई को फिगर रिलीज हो तो मैं इत्तेफाक से उनके साथ ही था। मैंने सर आज मेरी फिगर का 40वां हो गया और बराबर रही है 0.38। तो बड़े हंसे वो भी। बल कहना ये है कि इकॉनमी जब मूव करती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट और हर किस्म की चीज़ें मूव करती हैं। ठीक, अगर आप नहीं, मैं इसको यहीं से रोकता हूँ, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड बैंक उसके एस्टिमेट्स अलग हैं, IMF के एस्टिमेट्स अलग हैं, और सबके बिलो 5% है, 4.5, और अब तो हालात और ज़्यादा पेचीदा हो गए। बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, क्यू ब्लॉक जो है हमारा, वो 5% प्लस जीडीपी की बात कर रही है। तो इतना फ़र्क क्यों होता है? क्या मतलब ऐसा? ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है, पहले ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं, वहाँ से फिगर्स क्या जाती हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों होती है? इमरान भाई, 2-3 चीज़ें होती हैं। कुछ थोड़ा बहुत तजुर्बा मुझे भी है इन चीज़ों का। अव्वल तो हर हुकूमत चाहती है, और कोई भी चाहेगा कि थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से उजागर किया जाए, और मैं इसमें माइंड नहीं करता अगर ये, मगर हकीकत से बरअक्स आप कोई काम नहीं कर सकते। यानी हकीकत में अगर मैं ये देख लूँ, फ़र्ज़ करें मुझे आप पूछें कि जी क्या आपकी टोटल इस वक्त जीडीपी ग्रोथ होगी, मैंने पहले एस्टीमेट दे दिया था 0.38 का, जैसे मैंने आपको हवाला दिया। तो मेरी एस्टीमेट इस साल की जो ये दिखाई गई है ग्रोथ 3.94, मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ ये 3.94 हो सकती है, एक शर्त पे कि अगर पिछले साल की जो ये 0.47 दिखा रहे हैं माइनस, अगर ये रिवीजन आती है 1.8 या 1.9 पे, और ये मेरे फिगर्स को एक आपकी थिंक टैंक के एक इकोनॉमिस्ट ने भी एग्री किया था एक ऑनलाइन वेबिनार में, अगर आपको चाहिए तो वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। अब ज़बरदस्ती से 3.94 जब लाए थे, और उस पर एक आपने मीडिया में स्टोरी भी देखी थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये इसके नताइज आपको आगे सालों में भुगतने पड़ेंगे। अब हम एक काम और कर रहे हैं, रीबेसिंग कर दी हमने, और रीबेसिंग करके हमने कहा नहीं जी वो तो 5 पॉइंट समथिंग थी। तो इन भाई हम्बल व्यू ऐसे
काम नहीं चलते, विंडो ड्रेसिंग अच्छी नहीं है आपकी मईशत के लिए। ठीक। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब पास्ट में हम देखते थे, जब भी इस किस्म की किसी हुकूमत ने हरकत की है तो वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह सकी है, ना हुकूमत खड़ी रह सकी है, ना वो फिगर्स खड़े रह सके। ठीक है। नाउ इन गिवन सिनेरियो, रशियन यूक्रेन जो इस वक्त टेंशन है, साथ ऑयल प्राइसेस बड़ी एक वल्नरेबल सूरत हाल है, कभी 130 कभी 110, और एक बट हमारे जो एस्टिमेशन है उनसे तो बहुत ही ऊपर है। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो टोटली डिपेंड करती है, मैं तो टोटली डिपेंड मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर। कितना बड़ा प्रेशर है पाकिस्तान के लिए? बहुत बड़ा प्रेशर है। आपको मैं एक चीज़, मगर उनको एक कुछ थोड़ा बहुत शुक्रिया का मौका भी मिल जाना चाहिए कि सऊदीया से जो डील कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है ऑयल के अगेंस्ट, या जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक शायद इनको कुछ एलसी दे रहा है। और जैसे मेरा ख्याल है जो लास्ट जनवरी के महीने का मेरा ख्याल है जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें $1 अरब की कमोडिटी भी है, और उस कमोडिटी के पीछे डायरेक्ट लोनिंग है, या मेरा ख्याल है नॉन फंडेड अनफंडेड फैसिलिटीज़ है। तो ये चलती रहेंगी, बट इवेंचुअली आपके कर्जे को ऐड कर रही हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है सिर्फ कि ये पे करना है आपने, और करंट अकाउंट डेफिसिट आप फ्यूचर में बढ़ाएंगे, आज नहीं तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज़ जो मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, ऑब्वियसली जब इस किस्म के सिनेरियोज आते हैं तो कुछ नी जर्क रिएक्शंस भी आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चीज़ें होती हैं। तो ये 130 140 ये जो होगा नी जर्क पे तो आ ही जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे बट एवरेज भी तो कुछ होगा। गुड न्यूज़ टू यू इज हाँ, बियॉन्ड $120 अगर WTI वेस्टर्न टेक्सास अगर आ जाता है, तो मेरा ये कैलकुलेशन आज कहता है कि अमेरिका रिसेशन में आ जाएगा। तो अमेरिकन वुड नॉट लाइक टू कम इन रिसेशन, और इसलिए ये नीचे रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा ओपेक्स में से एक दो कंट्रीज ने कहा हम अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, स्पेशली UAE ने, तो प्राइजेस $10 आपकी गिरी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी जो गुंजाइश मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं इसको ट्रेड ऑफ कर लेंगे, बट इन एनी केस आपको $100 से नीचे अब नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक सितंबर पे चले जाए, मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, आगे का अगला पीछे $60-65 था, और ये कहा जाता है कि $10 के ऊपर $1.9 बिलियन जो है आपका ऑयल की पेमेंट के ऊपर असर पड़ता है, हमारे बिल के ऊपर। ठीक है, तो ऑन एवरेज आप कितना इसके ऊपर प्रेशर देख रहे हैं? फिर दूसरा, चले प्रेशर की तो बात होगी, प्राइम मिनिस्टर ने जो ये प्राइसेस फ्रीज कर दी हैं, रिलीफ जो दिया, और कहा जा रहा है कि हमारे टैक्सेस इतने जमा हो गए थे तो हम ये रिलीफ दे सके, ये टिल बजट पॉसिबल होगा गवर्नमेंट के लिए इसको सस्टेन करना? शायद आपकी हैरानी होगी कि ये मैं पहले ही मीडिया में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो शायद उससे पहले ही मैं कह चुका था, और मुझसे एक कैंडिड सवाल किया गया था कि ये पैसे जो आप 300 या 250 पौने 300 अरब जो हमें नज़र आ रही है, ये इसकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो वो बड़ा मास्टर होगा, मैं तो नहीं होगा। 268 अरब का आपका एक्सेस, आपका टारगेट से एक्सेस आपने लिया हुआ है और टैक्स कलेक्ट किया है, बट आखिरी 3 महीनों में आप हेड टू हेड चल रहे थे, और इसकी वजह भी एक ही थी। वो ये इसलिए थी कि आपने ये देखा होगा कि आपकी इंपोर्ट थोड़ी सी क्लिप हुई। जैसे आप देखें 3 महीनों में आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो काफ़ी थमता जा रहा है, और अगर आप नवंबर से देख लें उठा के और आज तक देख लें तो कोई 30-40% के करीब आपको रिडक्शन मिलेगी। उसकी वजह से इंपोर्ट भी कम हुई है और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुई है, दोनों चीज़ें। बट एक्सपोर्ट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इंपोर्ट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है आपका। तो वो 3 महीने आप हेड टू हेड चल रहे हैं, 1-2 महीने आप माइनस में गए, दिसंबर जनवरी और फरवरी आप मार्जिनली आप गए। तो 268 बिलियन अभी आपके पास पड़ा हुआ है, और उस 268 बिलियन को आपने इस पैकेज को सब्सिडाइज कर दिया। मैं हैरानी की बात यह है इमरान भाई कि 14 जनवरी को आप मिनी बजट लाते हैं, कुछ मेजर 350 अरब की आप टैक्स एग्जम्पशन खत्म करते हैं, और उसके बाद आप हातिम ताई की खबर को लात मार देते हैं। जी, मगर इससे बड़ी हैरानी की बात मैं बताता हूँ, और आपने ये दे दिया पैकेज 28 फरवरी को। दूसरे दिन आप आते हैं 14 फरवरी को आपने 12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, और 28 को आप 10 रुपये फ्रीज कर देते हैं पीछे जाकर। 27 फरवरी को आप फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये 70 पैसे बढ़ाते हैं, 28 को 5 रुपये कम कर देते हैं।
तो ये अगर महंगाई का इम्पैक्ट है या अगर आवाम को रिलीफ देना है, तो क्या हमारी हुकूमत की या मुआशी टीम की सोच इतनी महदूद हो गई है कि हम 14 दिनों में या एक महीना 14 दिनों में अपने डिसीजंस को रिवर्स कर सकते हैं? आप तो क्यू ब्लॉक को शायद सबसे बेहतर जानते हैं, सोच क्या है वहाँ पे? देखिए, मेरी जो क्यू ब्लॉक की सोच जो मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको एक बात, जहाँ तक मैं जानता हूँ शौकत तरीन साहब को, बड़े मार्केट ओरिएंटेड आदमी है। उनकी सोच मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, सोच के बरक्स उनकी काम हो रहा है ये मेरा ख्याल अच्छा, है। उनकी अपनी खुद सोच के जी, मैं आपको दावे के साथ जब आप मैं शौकत होते हैं तरीन तो हाथ पैर तो आपके बंधे हुए होते हैं ना, वैसे ही। बंदे, देखें मेरी बात सुने, सोच उनकी बड़ी डिफरेंट है और बड़ी बिजनेस ओरिएंटेड सोच है उनकी। पाकिस्तान में बाबाए कंज्यूमर बैंकिंग कहलाते हैं शौकत तरीन साहब, और उन्होंने जितने मर्जर एंड एक्विजिशंस हुए बैंकिंग सेक्टर में, बड़ा नाम है उनका, इसमें कोई शक नहीं, उनकी मैं खिदमत आज है। आपको कह रहा हूँ ना कि उनकी सोच से बात, देखिए आप उसका रिफ्लेक्शन मैं आपको देता हूँ। अगर आपने देखा होगा, पहला जब आने से पहले इनका एक इंटरव्यू आया था मीडिया में, और उन्होंने कहा था कि जी 2 वजूहात की बुनियाद पे, जो मैं 3 साल से कहता आ रहा हूँ, 2 वजूहात की बुनियाद पे हमारी मईशत एक, उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और दूसरा उन्होंने कहा रैम्पेंट डीवैल्यूएशन हो गया। और यही अगर आप लुब्बे लुबाब देखेंगे, मेरी हर चीज़ आपको इसी बात पे, आपको इसकी रिंग फेंसिंग में काम करता हूँ। आपकी 10 रुपये डॉलर अगर बढ़ती है, डीवैल्यूएशन रुपी का होता है आपका 1.5% आपको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। तो इन स्पेन ऑफ 3.5 ईयर जो इस हुकूमत का टेन्योर है, उसमें आप 50 रुपये डीवैल्यू कर चुके हैं। उस 50 रुपये का अगर आप देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको 7.5% इन्फ्लेशन में आ गया। ठीक, अगर आज भी आप देख लें जितनी कमोडिटी की इन्फ्लेशन हुई है और जिस वजह से ये कार्गोस के जो इशू आए हैं, बिल्कुल सही है, दुनिया में उसका इम्पैक्ट 4 से 4.5% है। ठीक है ना? सिर्फ पाकिस्तान, टर्की, चिली, अर्जेंटीना, ये वो कंट्रीज थी कि जिनके अंदर इम्पैक्ट आपका डबल डिजिट में आया था, और उसकी बेसिक रीज़न थी आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन। ठीक, और उस डीवैल्यूएशन की वजह से आज आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये कही जाती है कि हमारी जो ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ हमारा मॉडल है, उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान होता है, क्योंकि नाज़रीन हमेशा से ये बात होती है कि जब हम 5, 5.5, 6% की ग्रोथ के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद ये सूरत हाल रहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो है वो सामने आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो फिर अपनी फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो तोला साहब, ऐसे में एक बड़ी मीडियोकर सी अप्रोच होनी चाहिए और मॉडरेट किस्म की हमारी 3.5, 4, 4.5%, क्योंकि इससे ऊपर हम जब जाते हैं तो चादर से पाँव बाहर निकल जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जब तक आप इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखेंगे ना, आपके साथ ये होता रहेगा। देखिए, आपकी टेक्सटाइल इज 65% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स। एक ज़माने की बात है, मैं सर्विस सेक्टर पे अभी नहीं आया, या मैं IT एक्सपोर्ट्स की बात अभी नहीं करूँगा जब तक फाइनल फिगर पूरे साल के ना आ जाए। टेक्सटाइल का जो टाइकून्स कहते हैं, जो दोज हु आर गुरुज इन दिस बिजनेस, दे आर सेइंग कि 65 to 70% इज बेस्ड ऑन इम्पोर्ट। आपकी कॉटन कम हो रही है, आप कॉटन इंपोर्ट करते हो, और आप फिर यहाँ पर वैल्यू एडिशन करते हो, और उसके बाद आप आगे एक्सपोर्ट्स करते हो। तो 65 to 70% जब इंपोर्ट होती है, आपकी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट तो वही खा जाती है। ठीक है, वो अलग बात है, उसकी इंपोर्ट आपको टैक्सेशन की सूरत में वापस आ जाती है, मगर आपकी वैल्यू एडेड कॉस्ट जो होती है, जो इंपोर्ट, आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते ना अपनी मार्केट में। दूसरा ये होता है कि जब बायर्स को ये पता चलता है कि जी आपने इतना डिवैल्यू किया है, तो वो तो शिकारी की तरह सामने प्रीमियम मांगते हैं, बोलते हैं जी हमें डिस्काउंट दो, हमारी प्राइसिंग ये पूरी नहीं हो रही है। तो आप तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एडवांटेजियस ऑन अकाउंट ऑफ डिवैल्यूएशन, आप डिसएडवांटेजियस हो जाते हो। और हाँ, कुछ चीज़ों में ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप इंपोर्ट क्लिप करते हो तो आपकी लोकल इंडस्ट्री चलती है। बट व्हाट वी आर डूइंग, देखिए, आप सब्सिडी दो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी मईशत के लिए, क्योंकि वो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देती हैं।
मगर सब्सिडी इनएफिशिएंसी के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनएफिशिएंट है या अगर वो प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा कर रहा है तो उसको आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। और आप उठा के बैलेंस शीटें देख लें, आज जिसके हम दावे करते हैं तो वो किस वजह से हुई है। या तो आपकी लो इम्पोर्ट प्राइस है और लोगों ने वैल्यू एडिशन अच्छी करके, यहाँ लोग आप देख लीजिए, आप 3 बिलियन की गाड़ियाँ मंगा के आपने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट का सत्यानाश कर दिया शुरू में। क्योंकि आप इंपोर्ट देख लीजिए गाड़ियों की। ठीक, अब सीबीयू मंगा रहे हैं। दो चीज़ है सर, एक एक्सचेंज रेट और पॉलिसी रेट दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं इस गवर्नमेंट में। और हमने देखा कि 13.25% जो है आप पॉलिसी रेट लेकर चले गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आए, फिर वो वाइप आउट भी हो गए क्योंकि आपने जैसे कोविड में जाके अपने डिस्काउंट रेट को नीचे किया। ये पॉलिसी जो हॉट मनी जो कहलाई थी शिकारी, तो किस हद तक इसका डैमेज क्या हुआ? क्योंकि बाय द टाइम अगर वही चीज़ आप अपनी लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट रेट नीचे रखते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? या उस वक्त हमें डेस्परेटली चाहिए थे अपने डॉलर्स जो है हमें चाहिए थे? आप जंक बॉन्ड सुना आप बताइए। जंक बॉन्ड वो होते हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं, और एक सर्टन जो आपकी जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं या जो उस वक्त जो इसको कम कहते हैं ना कि जो बॉन्ड की जो ऑफरिंग होती है उससे कहीं 4-5-6% ज़्यादा हो, और वो OTC बिकते हैं, ओवर द काउंटर। जंक बॉन्ड के भी ये अब्बाजान हमने दिए थे और हमने मेक श्योर किया कि वो 13% से नीचे ना कमाए। आपने इनको, चाहे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है, उसको आपने 10% टैक्स पे कर दिया। आपने करेंसी की पैरिटी को 155 पे रख के उनको इतना सपोर्ट किया कि यू मेड इट श्योर कि वो 13-13.25% माइनस 10% टैक्स कमा के लेके जाए। साकरा अकाउंट की डिटेल का मैं 400 दफ़ा कह चुका हूँ, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। सर साकरा अकाउंट्स मैंने देखे थे, कहाँ से आ रहे थे डॉलर? यूएई, सुने, यूएई से, गल्फ से आ रहे थे, वहाँ पे केमन आइलैंड से भी आ रहे थे, वहाँ पे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी पैसे आ रहे थे साकरा अकाउंट्स में। उस वक्त एक सिटिंग हुई थी हमारी गवर्नर स्टेट बैंक से, हमने रखा था उनके सामने। राउंड ट्रिपिंग, फेयर एंड लवली, राउंड ट्रिपिंग, फेयर एंड लवली हो सकता है मिनिस्ट्री में डिक्लेयर्ड भी हो, मगर ये नहीं हुआ है। वो एक्चुअली तो जो बड़े बड़े हाउसेस थे, और जब IMF की मीटिंग हुई और जब बाद में उनसे एक मीटिंग हुई, उनका क्या रोल था? ठीक, मैं तो हमेशा का फॉरेंसिक ऑडिट करा। चलें, वक्त की कमी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन नाज़रीन इस प्रोग्राम के 2 सेशंस हैं। आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने कल के प्रोग्राम में भी, की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं और तारीख जो है वो अशफाक तौला साहब के साथ इस वक्त डिस्कस हो रही है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।